बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की जो टॉपिक है वो हम टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे। डीसी जनरेटर के जो टाइप्स होते हैं वो based on excitation that is divided into two types. One is known as separately excited DC generator. Second one is the self-excited DC generator. तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड, सो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने एक सेपरेट कनेक्शन देना है एक्साइटेशन के लिए। दिस इज द एक्साइटेशन कोयल। तो ये हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक अलग सा एक सेपरेट कनेक्शन देना है इस आर्मेचर को। तो यहाँ पे मैं बैटरी को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी के थ्रू मैंने इसको सप्लाई देनी है और यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट किए हैं फॉर कंट्रोलिंग द करंट। सो यहाँ पे सप्लाई देने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में होगा तो उसके क्रॉस सिर्फ एक ही फील्ड होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन मोशन में हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर आपका वहाँ पे दो फील्ड्स आ जाते हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है इसके साथ। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तो इट मीन्स कि आपका करंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब करंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो इट मीन्स कि आपका इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहा है, इट इज़ इन मोशन। वो बट इफ द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट पोजीशन तो फिर क्या होगा, आपका करंट ज़ीरो हो जाएगा। सो उसके उस टाइम आपका सिर्फ एक ही फील्ड होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उसके क्रॉस दो फील्ड होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड कर सकते हो कि आपने राइट हैंड रूल को किस तरह रखना है। आपने इस तरह करना है कि इफ दिस इज योर थंब, तो ये थंब क्या करेगा, ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। द अदर फिंगर्स इट विल indicate the direction of magnetic field, that will be either clockwise or anti-clockwise। यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे आपका करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो अगर आप अपने राइट हैंड को इसके अपने थंब को इस डायरेक्शन में रख दो तो आपके फिंगर्स इस तरह आएंगे इस वायर से। तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, सेल्फ एक्साइटेड, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्साइटेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्साइटेशन किसको कहते हैं। एक्चुअली हमारे पास इस तरह होता है जनरेटर में कि दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये हमारे पास मैग्नेट्स हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉइल को रख लेते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्थ मैग्नेट है, दिस इज साउथ मैग्नेट। तो ये तो हम वैसे ओ लेवल ए लेवल में जब पढ़ते हैं तो हम उसको उस टाइम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअली ये इस तरह नहीं होते। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस तरह का एक पोल बना लेते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है आपका, एक साउथ पोल होता है। यहाँ पे हम वायर को इस तरह कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह वायर कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपने इसको नॉर्थ पोल से कैसे बनाना है और साउथ पोल आपने इसको कैसे बनाना है। दिस इज नॉर्थ पोल, तो लाइंस किस तरह जाएंगी, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारे आउटवर्ड जाएंगी। यहाँ पे दिस इज साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस इनटू दी जाएंगी इस तरह। अच्छा, इसको मैं डीसी सप्लाई मैंने देनी है इस वायर को, ताकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो और एक ही डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहाँ पे इसको मुझे डीसी सप्लाई देनी है। वो आप बैटरी के थ्रू भी दे सकते हो और वो आपकी जो डीसी जनरेशन हो रही है बाहर, उससे भी आप एक स्मॉल पोर्शन इसको भी दे सकते हो, वहाँ से भी आप सप्लाई दे सकते हो इसको, जो कि हम अक्सर देते हैं। जिस तरह जितने बड़े डैम्स हो गए वहाँ पे हमारे पास जो डीसी जनरेटर होते हैं, तो उससे हम एक वायर यहाँ पे भी ले आते हैं, तो वो डीसी सप्लाई से एक स्मॉल अमाउंट इसको हम दे देते हैं। सो दिस इज नोन एज एक्साइटेशन, इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मैं यहाँ पे फिक्स मैग्नेट को क्यों यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे इसको क्यों फेल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट
इट मीन्स के मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट मीन्स के मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अक्सर हमारे पास इस तरह हो जाता है कि हमारे पास जो आपका लोड होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो आपका कभी इंक्रीज़ होगा कभी डिक्रीज़ होगा। अभी जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है तो इस तरह ये नहीं होता कि डैम्स में हमारे पास जो जनरेशन होता है वो हम वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और उससे थोड़ा थोड़ा फिर हम लोड को सप्लाई देते हैं, बल्कि जो वहाँ पे अभी जनरेशन हो रही है वही हमारे घरों को अभी आ रही है। तो मॉर्निंग में हमारे पास जो लोड होता है वो हमारे पास कम हो जाता है और नाइट में हमारे पास लोड ज़्यादा हो जाता है। तो आपका लोड जो है वो वेरिएबल रहता है, कभी इंक्रीज़ होगा कभी डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह इसको हम फिर एक्साइटेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अगर लोड इंक्रीज होगा तो इट मीन्स कि मुझे ज़्यादा इंड्यूस करंट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा इंड्यूस करंट के लिए मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इन लास्ट क्लास हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो ईएमएफ है दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पोल, दैट डिपेंड ऑन स्पीड, that depend on the number of conductors, and that also depend on the flux divided by 60A। अच्छा, ये भी कांस्टेंट रहता है फॉर स्पेसिफिक जनरेटर। नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, स्पीड भी हम कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होती है और नंबर ऑफ पोल भी कांस्टेंट होते हैं, दूसरी वजह से आपका स्पीड भी कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी हम कांस्टेंट रखते हैं। तो फीड ईएमएफ को हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉरी फ्लक्स से। तो अगर ये लोड इंक्रीज हो जाए इंड्यूस करंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंक्रीज होना चाहिए। ईएमएफ इंक्रीज करने के लिए मुझे फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहिए। तो फ्लक्स हम किसको कहते हैं, फील्ड लाइंस को कहते हैं विच क्रॉस द आर्मेचर। तो अगर इन लाइंस को आपने और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इस करंट को इंक्रीज कर लेता हूँ। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट्स डिपेंड ऑन म्यू एन आई, दैट्स डिपेंड ऑन करंट। जो जब आप करंट को इंक्रीज करोगे तो आपके फ्लक्स लाइंस भी इंक्रीज होंगे। जब फ्लक्स लाइन इंक्रीज होंगे तो वो यहाँ पे आर्मेचर होगा, तो उस आर्मेचर में ज़्यादा फ्लक्स लाइंस आएंगे। तो जब ये आर्मेचर रोटेट होगा तो इट मीन्स कि आपके ज़्यादा फ्लक्स लाइंस को ये कट करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और दैट ग्रेटर इंड्यूस करंट विल फुलफिल योर डिमांड, लोड डिमांड। अच्छा, तो ये एक्साइटेशन फिर हम डिफरेंट मेथड से देते हैं। बेस्ड ऑन एक्साइटेशन डीसी जनरेटर को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका सेपरेट एक्साइटेड होता है, एक सेल्फ एक्साइटेड होता है। तो सेपरेट एक्साइटेड में हम एक अलग सा सर्किट बना लेते हैं एक्साइटेशन के लिए। तो यहाँ से फिर हम इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर्मेचर को देते हैं। तो इससे ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाए इस सर्किट में तो उसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे सर्किट के साथ। ओके, इससे ये पोर्शन आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि यहाँ पे आप बैटरी सप्लाई दे दो तो बैटरी के थ्रू आप इस करंट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हो। अच्छा, ये सिंपल हमारे पास ये आप KVL और KCL को यूज़ कर लो तो उनसे आप ये डेरिवेशन फाइंड कर सकते हो। दिस इज़ टू सिंपल, बट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन पोस्ट दैट कन्फ्यूजन इन द कमेंट बॉक्स। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, या आप हमारे फेसबुक पेज पे भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, या ट्विटर पे भी, जहाँ पे भी आपको ईजी लगे तो आप मुझे इनबॉक्स कर लिया करो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँगा। अच्छा, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को डिस्कस कर लिया, अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे सेपरेट हम कनेक्शन देते थे, यहाँ पे सेल्फ जनरेटर अपने आप को खुद ही एक्साइट करेगा, यानी जनरेटर जो जनरेशन करेगा उससे थोड़ा सा पोर्शन इस एक्साइटेशन को भी देगा। लेट्स से दिस इज जनरेटर, या कोई जनरेटर है, तो जनरेटर में हमारे पास आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर का ये रेजिस्टर हो जाएगा।
उसको मैं आर ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये फील्ड होगा एक्साइटेशन, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा दिस विल बी आउटपुट, ये आपका आउटपुट या इसको आप लोड भी कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपका ये आर्मेचर करंट हो जाएगा, ये आपका लोड करंट हो जाएगा, और इसी जनरेशन से ये जनरेटर आई ए आर्मेचर करंट मुझे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस आई ए करंट से मैं एक छोटा सा पोर्शन इस आई शंट को, इस एक्साइटेशन को भी दे दूंगा। सो करंट जब इसमें फ्लो होगा तो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, तो फिर मेरे पास जनरेशन होगा। अच्छा, तो इसी वजह से हम इसको सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं कि ये अपने आप को खुद ही एक्साइट कर रहे हैं। अच्छा, फिर सेल्फ एक्साइटेड के हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक आपका सीरीज होता है, एक आपका शंट होता है, एक आपका कंपाउंड होता है। तो ये इसमें और कुछ फ़र्क नहीं है, इसमें इस तरह है कि ये आपका, इसमें जो आपका एक्साइटेशन कोयल होगा वो सीरीज़ में कनेक्ट होगा। किस तरह, दिस इज जनरेटर, दिस इज़ दी आर्मेचर रेजिस्टर, तो यहाँ पे आपका एक एक्साइटेशन कोयल हो जाएगा और ये आपका फिर बायर लोड होगा। सो दिस इज़ द सीरीज जनरेटर। मोस्टली इस सीरीज जनरेटर को हम बूस्टर में वो करते हैं। अगर आपका फील्ड कम्युनिकेशन है तो आपको शायद पता होगा कि बूस्टर किसको कहते हैं। बूस्टर एक्चुअली हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में जब आप अपने डेटा को फ्लो करवाते हो तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। तो जब वोल्टेज ड्रॉप आ जाते हैं तो उस वोल्टेज को अप करने के लिए हम यहाँ पे एक जनरेटर इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये जनरेटर क्या होगा, ये आपका सीरीज जनरेटर होगा। तो सीरीज जनरेटर को मोस्टली हम बूस्टर के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, शंट जनरेटर की तरफ आ जाते हैं। तो शंट जनरेटर में क्या होगा, शंट जनरेटर में हमारे पास दिस इज योर शंट जनरेटर, ये आपका शंट जनरेटर हो कि यहाँ पे आपका जो एक्साइटेशन कॉइल है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस जनरेटर, तो इसी वजह से इसको हम शंट जनरेटर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, अच्छा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं? एक्चुअली हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, मेन 3 एलिमेंट्स हैं। आपका एक रेजिस्टर होता है, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। रेजिस्टर इज द डिसिपेटिंग एलिमेंट, इसको हम डिसिपेटिंग एलिमेंट कहते हैं। सही है, यानी इसको जो भी आप दे दो, जो भी एनर्जी इसको आप दे दो, ये उसको स्टोर नहीं करता बल्कि ये उसी टाइम उसको रिलीज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जबकि इंडक्टर एंड कैपेसिटर आपका डिसिपेटिंग एलिमेंट नहीं होते, ये आपका स्टोरेज एलिमेंट होते हैं। इट मीन्स कि इसको आप कुछ भी दे दो तो ये उस एनर्जी को, जो एनर्जी भी आप इसको दे दो इन एलिमेंट्स को, तो ये उसको डिसिपेट नहीं करते बल्कि उसको स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉइल्स होते हैं, अच्छा, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर आपका सिंपल एक कंडक्टर होता है, उसको आप इस तरह टर्न्स दे दो कुछ, तो ये आपका इंडक्टर बन गया। ओके, तो यहाँ पे हम कॉइल्स को जब टर्न्स देते हैं ये हमारे पास इंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे लेट्स से लास्ट नाइट मैंने इस ये जनरेटर शंट जनरेटर था लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट ये जनरेट कर रहा था और यहाँ पे सप्लाई जा रही थी, यहाँ से फ्लक्स लाइन आ रहे थे, उनको ये कट कर रहा था और यहाँ पे मेरे पास जनरेशन हो रही थी। अच्छा, लास्ट नाइट मैंने इसको ऑफ कर लिया। तो जब मैंने इसको ऑफ कर लिया तो सम माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर। उस एनर्जी को हम, उस एनर्जी की वजह से कुछ फील्ड लाइंस होंगी, तो उन फील्ड लाइंस या उन स्टोर एनर्जी को हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू डेट स्टोर एनर्जी, उसको हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब आज सुबह मैंने इस जनरेटर को ऑन करना था, तो अगर यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होगा तो फिर तो कोई लाइंस नहीं होंगे। तो अगर मैं वहाँ से वाटर फ्लो को रिलीज़ कर लूँ, वाटर फ्लो यानी रिजर्वायर से मैं वाटर फ्लो को रिलीज़ करूँ, तो क्या हो जाएगा, टरबाइन आपका रोटेशन स्टार्ट कर लेगा। तो टरबाइन तो रोटेट होगा, लेकिन अगर कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगे तो फिर तो टरबाइन आपका कोई जनरेशन नहीं करेगा। क्यों जनरेशन नहीं करेगा? क्योंकि फिर तो कोई फ्लक्स लाइंस को ये टरबाइन कट नहीं करेगा। तो इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से आज सुबह जब मैं वो इसको ऑन कर रहा था तो कुछ फ्लक्स लाइंस यहाँ से इसको कट कर रही थी। फ्लक्स लाइंस यहाँ पे
रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से कुछ थोड़ा सा मैग्नेट्स यहाँ पे था मेरे पास। जब सुबह मैं जनरेटर को ऑन कर रहा था तो यहाँ पे कुछ लाइंस थे, उन फ्लक्स लाइंस, द अमाउंट ऑफ दैट फ्लक्स लाइन इज लेस, वो उनकी अमाउंट काफ़ी कम थी, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्लक्स लाइंस आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्यों? ड्यू टू दिस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो जैसे मैंने वहाँ से वाटर फ्लो को रिलीज़ किया तो उससे क्या हो गया, उससे आपका टर्बाइन रोटेशन स्टार्ट करी और वही टर्बाइन इन फ्यू फ्लक्स लाइंस को कट कर रही थी, जिसकी वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से आपका ये आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हो गया, दैट इज़ द इंड्यूस करंट। अच्छा, अब ये आर्मेचर करंट यहाँ पे आ जाएगा। नाउ दिस करंट, आई शंट करंट, इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले ये जीरो था, अब ये जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनरेशन स्टार्ट हो गया। तब ये करंट यहाँ पे आएगा, तो जब ये इस करंट की वजह से और फ्लक्स लाइंस मेरे पास यहाँ पे इस टर्बा आर्मेचर को कट करेंगे, तो मेरे पास ये फ्लक्स लाइन करंट के साथ साथ ये इंक्रीज होती जाएंगी। ज़्यादा फ्लक्स लाइन को आर्मेचर कट करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा आर्मेचर करंट प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा आर्मेचर करंट की वजह से आपका आई शंट और ज़्यादा हो जाएगा, तो और फ्लक्स लाइन इंक्रीज हो जाएंगी। तो फिर आपका ये जनरेशन और ज़्यादा जनरेशन स्टार्ट करेगा और ज़्यादा जनरेशन करेगा। तो कब तक ये जनरेशन ज़्यादा करता जाएगा? जब तक आपका ये लोड डिमांड जो है ये कंप्लीट इसको अचीव ना कर लें। जब ये इसको अचीव कर लेगा तो उसके बाद ये जनरेशन इसका कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब जनरेशन इसका कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आई शंट भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट फ्लक्स लाइन्स यहाँ पे आएंगी और उन कांस्टेंट फ्लक्स लाइन को आर्मेचर जो है वो उसको कट करेगा और उसकी वजह से यहाँ पे आपका कांस्टेंट जनरेशन होगा। सो दिस इज होल अबाउट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब बात ये भी आ जाती है कि लेट्स से लास्ट नाइट या लेट्स से 1 मंथ बिफोर, एक महीने पहले मैंने इस जनरेटर को ऑफ किया था और अभी मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे जो स्टोर एनर्जी थी वो ज़ीरो हो गई। ओके, वो अभी ज़ीरो हो गई मेरे पास। तो अब क्या करना होगा? अब तो कोई फ्लक्स लाइंस नहीं होंगी, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिसकनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसको मैं बैटरी के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ, डीसी बैटरी के साथ। तो ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिस्टोर कर लेगा। ये शंट वाइंडिंग जो है ये इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिस्टोर कर लेगा, जिसकी वजह से फिर मैं इसको डिसकनेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं कनेक्शन दे दूँगा, जिसकी वजह से आपका टर्बाइन फिर जनरेशन स्टार्ट कर लेगा। सो दिस इज़ होल अबाउट द शंट जनरेटर। ओके, अब उसकी तरफ कंपाउंड जनरेटर की तरफ आ जाते हैं। कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है? कंपाउंड जनरेटर में आपके दो वायरिंग होते हैं। ओके, सीरीज भी होता है उसमें और शंट भी होता है। तो सीरीज को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, शंट को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपका इससे जो फील्ड लाइंस आ रहे हैं और इससे जो फील्ड लाइंस आ रहे हैं वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो उसको हम फिर कमुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। यानी इसका जो फील्ड लाइंस है वो इस तरह है और इसका जो फील्ड लाइंस है वो भी इस तरह है, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो उसको हम कमुलेटिव कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन अगर इसका फील्ड लाइन इस तरह है और जो सीरीज फील्ड है उसका फील्ड लाइन इस तरह है, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो उसको हम डिफरेंशियल कंपाउंडिंग कहते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंडिंग। अच्छा, फिर इसको हम मज़ीद दो टाइप्स होते हैं, एक लॉन्ग शंट होता है, एक शॉर्ट शंट होता है। तो जब ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपका आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो फिर इसको हम शॉर्ट शंट कहते हैं, इसको फिर हम शॉर्ट शंट कहते हैं। लेकिन जब आपका ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होगा, तो फिर इसको हम लॉन्ग शंट कहते हैं। ओके, सो इसको अक्सर हम इस तरह कर लेते हैं। कंपाउंडिंग यहाँ पे इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव पॉइंट्स सीरीज वाइंडिंग के वो हम इस वाइंडिंग के थ्रू पिक कर लेते हैं, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे पास शंट जनरेटर के होते हैं तो वो हम इस वाइंडिंग के थ्रू पिक कर लेते हैं। तो उसके थ्रू हम इस जनरेटर को बहुत एफिशिएंटली पर रन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी काफ़ी हाई हो जाती है। तो इसी वजह से हम कंपाउंड मोटर में दोनों वाइंडिंग को यूज़ करते हैं।
अच्छा, ये भी होगी, ये भी। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप खुद ही कर लो। अच्छा, लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर, तो लॉसेस हमारे पास डीसी जनरेटर में थ्री होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। एक कॉपर लॉसेस इन डीसी जनरेटर को हम तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक आपका कॉपर लॉसेस होते हैं, एक आपका आयरन लॉसेस होते हैं, तीसरा आपका मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस, जहाँ पे भी आपके जनरेटर में कॉपर लगा होगा, जहाँ पे भी आपके जनरेटर में वायर लगा होगा, तो उसको हम फिर कॉपर लॉसेस, उससे जो लॉसेस होंगे उसको हम फिर कॉपर लॉसेस कहते हैं। अच्छा, आर्मेचर में हमारे पास कॉपर होते हैं, तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस। इस आर्मेचर कॉपर लॉसेस में आपने ब्रश के अक्रॉस जो वहाँ पे जो लॉसेस होते हैं उसको भी आपने इनकाउंटर करना है। ओके, जो ब्रश कांटेक्ट लॉसेस इसको कहते हैं, क्योंकि ब्रश कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से एक लॉसेस होते हैं वहाँ पे, ब्रश कांटेक्ट लॉसेस, तो उसको भी हम इसमें इनकाउंटर करते हैं। लास्ट क्लास में ही मैंने ये डिस्कस किया था। अच्छा, शंट फील्ड, वहाँ पे भी शंट वाइंडिंग में भी हमारे पास कॉपर होते हैं, तो उसको भी हम शंट फील्ड कॉपर लॉसेस कहते हैं। सीरीज में भी हमारे पास होते हैं, इसको भी हम सीरीज फील्ड कॉपर लॉस कहते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास ये भी वेरिएबल होते हैं लॉसेस, और ये भी वेरिएबल लॉसेस होते हैं। ये दोनों डिपेंड करते हैं आपके लोड पे, कि आपका लोड अगर वेरी कर रहा है तो ये दोनों लॉसेस वेरी होंगे। अच्छा, शंट फील्ड कॉपर लॉसेस, ये आपका कांस्टेंट रहता है। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि शंट फील्ड कॉपर लॉसेस, तो वो आपका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आयरन लॉसेस आ जाए। आयरन लॉसेस में हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉसेस आ जाते हैं, और एक ईडी करंट लॉसेस होते हैं। अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉसेस को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, तो इसके मिड में हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं, दिस इज़ आर्मेचर। इसके मिड में आर्मेचर होते हैं, और आर्मेचर जो होते हैं वो मोस्टली हम अक्सर सॉफ्ट आयरन्स यूज़ करते हैं। बट इट विल बी गुड इफ़ यू यूज़ इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, इफ़ यू यूज़ सिलिकॉन स्टील, ये बेस्ट रहेगा। अच्छा, सिलिकॉन स्टील लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, क्यों बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो सिलिकॉन स्टील आप यूज़ कर लो, अदरवाइज सॉफ्ट आयरन भी चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, इस मटेरियल आर्मेचर के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। इस तरह वो एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता, इस तरह वेरिएबल होते हैं। सही है। अच्छा, अब अगर मैंने नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे इसके क्रॉस, इस फील्ड में मैंने इस मटेरियल को रख दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ जाएगा। ये इसका डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा इसका। ये भी इस तरह हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे साउथ आ जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। अच्छा, अच्छा, ये जब इस तरह रोटेट होंगे तो ये अब एनर्जी को स्टोर करेंगे, और एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ये स्टोर करेंगे, ये मैग्नेटिक डोमेन्स। अच्छा, अब मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर में, हमने डिस्कस किया था कि दिस इज नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपने अल्टरनेट साउथ रखने हैं, फिर नॉर्थ फिर साउथ। अच्छा, तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे तो ये इसका ये इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे जब आ जाए तो ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएंगे, और कि ये डोमेन्स इस तरह हो जाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यानी ये रोटेशन कर लेगा, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो ये नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, साउथ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साउथ है आ गया। अच्छा, अब इस रोटेशन के दौरान ये जब रोटेट होंगे तो उस टाइम ये एक एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, सर्किट से एनर्जी को लेंगे। ओके, उस एनर्जी के थ्रू ये रोटेशन करेंगे, तो उसको हम फिर लॉसेस में इनकाउंटर करते हैं, और उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। इसको फिर हम हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी to the power of 1.6. It also depend on frequency. It also depend on velocity.
अच्छा, तो फ्लक्स डेंसिटी पे किस तरह ये डिपेंड करता है, मैंने आपसे अभी डिस्कस, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने ज़्यादा लाइंस होंगे तो उतने ज़्यादा, अगर यहाँ पे भी डोमेन होगा तो उसको भी वो अलाइन कर लेगा इस तरह। सही है, तो ज़्यादा डोमेन्स को वो अलाइन कर लेगा। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा डोमेन्स को वो अलाइन कर लेगा। तो ये मटेरियल जब अंडर साउथ पोल आ जाए तो फिर यहाँ पे ये 180 डिग्री ज़्यादा डोमेन्स को 180 डिग्री रोटेशन दे देगा, जिसकी वजह से ज़्यादा लॉसेस होंगे और जिसकी वजह से आपके हाइस्टेरेसिस लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा आल्सो डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पे किस तरह डिपेंड करता है, हमारे पास एज वी नो दैट आपका जो स्पीड होता है वो किसकी इक्वल होता है 120 एफ बाई पी। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट डिपेंड ऑन स्पीड एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पोल्स। तो आपका जो यहाँ पे हमारे पास जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो इतने नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होंगे। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे भी एक पोल आ जाएगा, यहाँ पे भी एक नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, इस तरह ज़्यादा पोल्स आ जाएंगे। तो ये मटेरियल जब इसके अंदर अंदर होगा तो 180 डिग्री इस तरह होगा उसका, जो इस तरह अलाइन होंगे मैग्नेटिक डोमेन्स। यहाँ पे आ जाए एक इस पोल के अंदर तो फिर 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा इसके अंदर। इस पोल के अंदर अंदर इस पोल के अंदर जब आ जाएं तो फिर 180 डिग्री रोटेट हो जाए। तो जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ पोल होंगे तो उतना ज़्यादा रोटेशन करेंगे तो उतना ज़्यादा एनर्जी की डिमांड, इतना ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी इनकी। तो उसकी वजह से आपके हाइस्टेरेसिस लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इट आल्सो डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम। सो जितना ज़्यादा बड़ा मटेरियल होगा, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उतने ज़्यादा डोमेन्स आ जाएंगे। तो जितने ज़्यादा डोमेन्स होंगे तो उतने ज़्यादा एनर्जी को ये यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर रोटेशन। तो उतने ज़्यादा हाइस्टेरेसिस लॉसेस होंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द ईडी करंट। तो ईडी करंट में क्या होता है, ईडी करंट में हमारे पास, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दिस इज़ नॉर्थ और ये आपका साउथ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। यहाँ पे मेरे पास मिड में आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर को ये लाइंस कट करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे पास एक ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसको हम इस तरह डिस्कस कर लेते हैं कि when armature rotate in the magnetic field of the poles, an EMF is induced in it which circulate ED current in the armature core. The power losses due to this ED current is called ED current loss. In order to reduce this loss, the armature core is built up of thin lamination insulated from each other by a thin layer of mesh और मेका भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे ईडी करंट जो होता है वो डिपेंड करता है आपके कांस्टेंट पे। ये कांस्टेंट जो होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करो आर्मेचर के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बी मैक्सिमम स्क्वायर आ जाते हैं, एफ स्क्वायर आ जाते हैं, टी स्क्वायर आ जाता है और बी। सो ये फ्लक्स लाइन्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा फ्लक्स लाइन्स होंगे उतने ज़्यादा आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ज़्यादा फ्लक्स लाइन्स होंगे तो आर्मेचर आपका ज़्यादा फ्लक्स लाइन को कट करेंगे जिसकी वजह से आपका ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो ईडी करंट आपका ज़्यादा जनरेट होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिपेंड करता है कि स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा तो उतना ज़्यादा लाइन्स को इन 1 सेकेंड वो ज़्यादा फ्लक्स को कट करेंगे या चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से आपका ईएमएफ ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि फैराडे लॉ हमें कहते हैं कि चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट चेंज ऑफ टाइम। तो जितना 1 सेकेंड में जितना ज़्यादा फ्लक्स को वो चेंज करेंगे तो उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से आपका ज़्यादा ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इट आल्सो डिपेंड ऑन दी थिकनेस एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। जितना बड़ा आर्मेचर होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा आर्मेचर का, तो उतने ज़्यादा फ्लक्स लाइन्स को वो कट करेंगे। अच्छा, इट आल्सो डिपेंड ऑन द थिकनेस। तो ये थिकनेस ईडी करंट इस दिस इज द आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर है। तो इस थिकनेस को कहते हैं कि ये थिकनेस कितना होगा। यहाँ पे फिर हम मेका इंसुलेशन कर लेते हैं इन दोनों शीट्स के बेड में। तो ये जो थिकनेस है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थिकनेस कितना होगा,
अगर ज़्यादा थिकनेस होगा तो फिर ज़्यादा ईडी करंट होंगे। अगर कोई इंसुलेशन मिड में नहीं होगा तो फिर इस शीट से जो ईडी करंट आपका जनरेट हो जाए तो वो इस तरह होगा। ईडी करंट इस शीट से ईडी करंट इस तरह होगा, इस शीट से ईडी करंट इस तरह होगा, तो आपका एक ईडी करंट, एक ह्यूज ईडी करंट इस तरह प्रोड्यूस हो जाएगा। सो वो आपके ज़्यादा, वो उसको आपका जो मेन करंट होगा उसको इफेक्ट ज़्यादा करेंगे। तो इसी वजह से हम जितना थिन शीट को यूज़ कर सकते हैं उतना आप यूज़ कर लिया करो। जितना थिन होगा तो उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ईडी करंट, ईडी पावर जो है ये डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द थिकनेस। अगर आपका थिकनेस 2 होगा तो आपका जो ईडी करंट होंगे वो 4 होंगे, लेकिन अगर आप थिकनेस को इंक्रीज कर लो 3 तो यहाँ पे आपका 1 डिजिट इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 1 डिजिट ये 9 हो जाएगा, तो ह्यूज इंक्रीज आएगा। तो आपने काफ़ी थिन रखना है इस थिकनेस को, क्योंकि ईडी करंट डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द थिकनेस, सो यू शुड बी केयरफुल इन दिस केस। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास, अच्छा ये आयरन लॉसेस में इनकाउंटर होते हैं, तो आयरन लॉसेस भी कांस्टेंट रहते हैं। ओके, ये वेरी नहीं होते, ये दोनों लॉसेस भी कांस्टेंट होंगे। मैकेनिकल लॉसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रिक्शन लॉसेस एंड विंडेज लॉसेस। तो हमारे पास कम्यूटेटर होता है एंड में से, ये फॉर कन्वर्जन वी यूज कम्यूटेटर टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रश होते हैं, तो ब्रश और इस कम्यूटेटर के मिड में हमारे पास एक फ्रिक्शन होता है, सही है। तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ लॉसेस होते हैं, सही है। तो इसी वजह से हम इसको कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास ये फ्रैक्शन इतना ना हो। ये कार्बन काफ़ी स्मूथ होता है, तो वो हम इसके ऊपर रख लेते हैं। और अक्सर हम इस तरह का एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ कॉपर भी इसमें ऐड कर लेते हैं फॉर बेस्ट कंडक्शन। बेस्ट कंडक्शन के लिए हम इस ब्रश में थोड़ा सा वो कॉपर को भी ऐड कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन लॉसेस इसको कहते हैं। अच्छा, विंडेज लॉस किसको कहते हैं? तो विंडेज लॉस में अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ये आपका वेंट से निकला है। इट मीन्स कि आपका जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होंगे तो उसको फिर हम विंडेज लॉस कहते हैं। अगर आप साइकिल पे जा रहे हो तो आप क्या होगा वहाँ पे, दिस इज साइकिल, तो क्या होगा यहाँ पे आपको एयर फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आप पे एक्ट करेगा, तो उसकी वजह से आपका स्पीड थोड़ा कम होगा, सही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्मेचर होता है, तो यहाँ पे ईयर होते हैं। तो इस ईयर की वजह से भी हमारे पास लॉसेस होते हैं, स्मॉल होते हैं काफ़ी, लेकिन हमने उनको इनकाउंटर करना है, तो उस लॉसेस को हम विंडेज लॉस कहते हैं। और ये भी कांस्टेंट रहते हैं, फ्रैक्शन लॉस और विंडेज लॉस, मैकेनिकल लॉस आपके कांस्टेंट रहते हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। वेरिएबल और कांस्टेंट लॉसेस को भी मैंने डिस्कस कर लिए। अच्छा, ये पावर स्टेज ये इंशाल्लाह कल से फिर स्टार्ट कर लेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो हम पावर स्टेज को डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।